अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आज दिन भर के समाचारों के साथ आया हूं आपसे करने बस इतनी सी बात। हम सभी दर्शकों से क्षमा चाहेंगे कि कल विद्युत आपूर्ति के कारण हम अपने बुलेटिन का प्रसारण नहीं कर सके, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। और आइए अब समाचारों के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस के हमले में अपने 13 सैनिकों के शहीद होने के पश्चात अमेरिकी सेना ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकाने नांगहार प्रांत पर ड्रोन हमले से हवाई हमला किया, जिसमें ब्लास्ट के दोषी आईएसआईएस के मारे जाने के समाचार हैं। नांगहार प्रांत को आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी इस हमले की पुष्टि कर दी है। सेंट्रल कमांड के कैप्टन बिल अर्बन ने कहा है कि अफगानिस्तान के नांगहार प्रांत में एक एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के बाद बाइडेन प्रशासन के पास इसी तरह के हमले के विकल्प अभी खुले रहेंगे। बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले के पश्चात गुरुवार को कहा था कि अमेरिका इस हमले को कभी नहीं भूलेगा और ना ही क्षमा करेगा। उन्होंने सेना को जवाबी कार्रवाई की तैयारी करने के आदेश दे दिए थे। इधर एक बार पुनः काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका है। संभावना है कि 1 या 2 सप्ताह के अंदर आईएसआईएस कोई बड़ा धमाका कर सकता है। ये हमला प्रतिशोध की भावना से भी किया जा सकता है। जैसा कि हम लगातार आपको समाचार दे रहे थे कि आईएसआईएस आतंकी संगठन काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाका कर सकता है, और वही हुआ। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके में 103 लोगों की मृत्यु एवं 200 से अधिक नागरिक घायल हो गए। इस आत्मघाती हमले के लिए आईएसआईएस को उत्तरदायी ठहराया गया है और उसने ये बात स्वयं मानी है कि यह धमाका उसने ही किया है। इस धमाके के पीछे इस्लामिक स्टेट नाम की अफगानी शाखा एवं पाकिस्तान की शाखा खोरासान की भूमिका बताई जा रही है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने काबुल हवाई के निकट आक्रमण की चेतावनी पहले ही दी थी और लोगों से हवाई अड्डे से दूर रहने को कहा था। इस गुप्त जानकारी के बाद भी आईएसआईएस के काबुल हवाई अड्डे पर हमला कैसे कर सका, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आईएसआईएस आतंकी संगठन अफगानिस्तान में तालिबान को कमजोर करने एवं वहां का जनजीवन अस्थिर करने हेतु अब आगे भी ऐसे हमले करते रहेगा, जिसके कारण पूरे संसार में आतंक का साम्राज्य बढ़ने के आसार हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी घटना के लिए वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन को उत्तरदायी ठहराया है। ट्रंप का कहना है कि सेना की वापसी से पूर्व पहले अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना चाहिए था, फिर बम धमाके से तालिबान के आतंकी गढ़ को मिटाना चाहिए था और उसके पश्चात अमेरिकी सेना की वापसी करनी चाहिए थी। लेकिन ठीक इसके स्थान पर बाइडेन ने सीधे सीधे अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा कर हजारों सैनिकों और नागरिकों का जीवन संकट में डाल दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले ही अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी अफगानिस्तान में आईएसआईएस खोरासान के बढ़ते प्रसार को लेकर चिंतित थे। 17 अगस्त की डिफेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट बताती है कि आईएसआईएस खोरासान ने अप्रैल से जून के दौरान राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा में बढ़ोतरी का लाभ उठाया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने इस हमले को लेकर कहा है कि अमेरिकी सैनिक और तालिबान दोनों इस हमले के टारगेट थे। बता दें कि इस हमले में आम लोगों के साथ ही साथ अमेरिकी सैनिक और तालिबान के भी कई लड़ाके मारे गए हैं। यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है कि अफगानिस्तान के कुनार और नांगहार प्रांतों में 1500 से लेकर के 2000 आईएसआईएस खोरासान के लड़ाकों का कोर ग्रुप है। इस कोर ग्रुप से जुड़े लोग पूरे अफगानिस्तान में फैले हुए हैं। आईएसआईएस अमेरिका समेत तालिबान का भी शत्रु है और वो अच्छी तरह से जानता है कि तालिबान दो तरफा युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। संभावना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के पश्चात तालिबान एवं आईएसआईएस दोनों की आतंकी संगठनों में लंबे समय तक युद्ध छिड़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अखंड मंथन के एक आकलन के अनुसार भारत में भी आईएसआईएस के आतंकी बम धमाका कर सकते हैं और इसके तार केरल से जुड़े हो सकते हैं। संभावना है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों, दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को निशाना बनाया जा सकता है। अतः भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अभी से सतर्क हो जाएं। बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती बम धमाके में पाकिस्तान से भी तार जुड़े हैं। आईएसआईएस आतंकी संगठन खुरासान का माफिया मौलावी अब्दुल्ला उर्फ असलम फारूकी है और वह पाकिस्तानी नागरिक है। ये लश्कर एवं तहरीक जैसे आतंकी संगठनों से भी जुड़ा है। आपको बता दें कि आईएसआईएस खुरासान ने हमले के पश्चात आत्मघाती हमलावर की फोटो भी प्रकाशित की थी।
जिसका नाम अब्दुल रहमान अल लागोरी था। इस हमले में 26 अफगानी सिख और एक भारतीय सिख की मृत्यु हुई थी। इसके पश्चात 4 अप्रैल 2020 को अफगान नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने नांगहार प्रांत से फारूकी को पकड़ा था। अफगानी एजेंसियों के अनुसार भी इस धमाके में फारूकी का ही हाथ था। फारूकी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के ओराकजई जिले का रहने वाला है। वो मोमाजई कबीले से ताल्लुक रखता है। अफगानिस्तानी एजेंसियों ने उसे 4 पाकिस्तानी नागरिकों के साथ पकड़ा था। फारूकी ने एजेंसियों को बताया था कि ISIS खुरासान की जड़ें पाकिस्तान के रावलपिंडी में ही हैं। इसके बाद उसने बगराम जेल भेज दिया गया था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने के बाद दूसरे कैदियों की भांति फारूकी को भी छोड़ दिया गया था। इधर फारूकी को हैंडओवर करने की मांग अफगानी राजनयिक ने की थी, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि यदि पूछताछ हुई तो फारूकी पाकिस्तान से अपने लिंक के विषय में सब कुछ उगल देगा। किंतु अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी थी और कहा था कि फारूकी के ऊपर अफगानिस्तान के कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा समाचार के अनुसार अभी भी कम से कम 20 भारतीय नागरिक एवं 140 अफगानी सिख और हिंदू भी काबुल में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने व्हीकल रजिस्ट्रेशन के नियमों में परिवर्तन कर नवीन वाहनों हेतु नया रजिस्ट्रेशन मार्ग आरंभ किया है। BBH सीरीज में पंजीकृत किए जाने वाले वाहनों को दूसरे प्रांत में जाने के पश्चात ट्रांसफर जैसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा, अर्थात BH सीरीज के वाहन सारे भारत में मान्य होंगे एवं उन्हें दूसरे राज्य में जाने के पश्चात रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया नहीं करनी होगी। ये ग्राहक की इच्छा पर है कि वह BH सीरीज में रजिस्ट्रेशन कराए या ना कराए। ये पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था है। जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे राज्य में नौकरी करने या व्यापार करने के लिए जब आप जाएंगे तो आपको अपने वाहन का नए राज्य में रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफ़र कराना होता है, किंतु यदि BH सीरीज में आप अपने रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना होगा। और अब एक शुभ समाचार कोविड टीकाकरण को लेकर। भारत ने एक दिन में 1 करोड़ कोविड के टीके लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को इस महान कार्य के लिए बधाई दी है। WHO के अनुसार भारत में औसतन 50% वयस्क लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अब तक देश में कोविड-19 रोधी टीकों की जो संख्या है वो 62 करोड़ 17 लाख 6,882 से भी अधिक है और शुक्रवार को 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लगी। इस टीकाकरण अभियान के सभी कर्मियों को बधाई। पब्लिक हेल्थ और व्यक्तिगत निवारक उपायों के साथ साथ टीकाकरण सभी की रक्षा करेगा। बांके बिहारी की लीला भूमि वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव 30-31 की रात्रि को मनाया जाएगा। मंदिर प्रबंधन तंत्र के अनुसार ठाकुर जी के दर्शन की समय सारिणी घोषित कर दी गई है, जिसके अनुसार 30 अगस्त को मध्य रात्रि 12 बजे ठाकुर जी का दूध, दही, शहद, यमुना जल, गंगा जल, बूरा, देसी घी एवं जड़ी बूटियों से सेवायत गोस्वामियों द्वारा निज मंदिर में महाअभिषेक किया जाएगा। बताया जा रहा है कि साल में मात्र एक बार होने वाली मंगला आरती रात 1:55 पर होगी। इसके पश्चात ठाकुर जी स्वर्ण रजत पालना में प्रातः 5 बजे तक दर्शन देंगे। 31 अगस्त को सुबह 7:45 पर नंदोत्सव होगा। इस दौरान भक्त गेट नंबर 2 एवं 3 से प्रवेश कर सकेंगे, वहीं गेट नंबर 1 और 4 से निकास होगा। साथ ही मंदिर सेवायत गोस्वामियों के प्रवेश एवं आपातकालीन द्वार के रूप में गेट नंबर 5 का प्रयोग किया जा सकेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के आधिपत्य के पश्चात पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर घाटी का सपना देखने लगे हैं। इस श्रृंखला में पाक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर ने कंधार जाकर तालिबानी आतंकी सरगना मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से भेंट की है। मसूद ने तालिबानी आतंकियों से भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने हेतु तालिबान से सहायता मांगी है। 16 अगस्त को मंजिल की तरफ शीर्षक से एक नोट में मसूद ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की सफलता की प्रशंसा की थी। पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश के हेडक्वार्टर में जैश के आतंकियों के बीच ये संदेश प्रसारित किया गया कि जैश ने तालिबान को अफगानिस्तान में जीत की बधाई दी है। तालिबान और जैश ए मोहम्मद की विचारधारा शरिया कानून को लेकर एक जैसी है। 1999 में जेल से बाहर आने के पश्चात जैश का गठन करने वाला मसूद अजहर भारत में कई आतंकी हमले कर चुका है। मसूद अजहर को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 में यात्रियों की सुरक्षा के बदले भारतीय जेल से रिहा किया गया था, जिसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था।
विमान को काठमांडू से लखनऊ ले जाते समय हाईजैक किया गया था। इसके पश्चात विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया, जहां उस समय तालिबान सत्ता में था। अपहरित विमान के कंधार में उतरने के तुरंत पश्चात तालिबान ने यह सुनिश्चित करने के लिए एयरबस के चारों ओर एक घेरा बनाया था कि जब तक मसूद अजहर सहित अन्य आतंकवादियों को भारत सरकार द्वारा रिहा नहीं किया जाता, तब तक वे स्थिति पर नियंत्रण रखेंगे। इधर आतंकी संगठनों के गठजोड़ से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। पाकिस्तान को आशा है कि तालिबान राज में वह बेरोक टोक आतंकी कैंप चलाएगा। अफगानिस्तान सरकार को उखाड़ने में तालिबान की सहायता के बदले वह भारत के विरुद्ध कट्टरपंथी संगठन से सहयोग चाहता है। इमरान खान आतंकियों के बलबूते पर कश्मीर पर अपनी विजय का स्वप्न देख रहे हैं। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के पश्चात एक ऐसा समाचार प्राप्त हुआ है जिसने भारत के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। तालिबान ने जिस बगराम जेल से सभी आतंकियों को आज़ाद किया था, उसमें ISIS के वे 14 आतंकी भी सम्मिलित हैं जो भारत के केरल राज्य के निवासी रहे हैं। आज़ाद होने के पश्चात ये 14 आतंकी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत की ओर से काबुल में बड़ा विस्फोट करने का षड्यंत्र रच सकते हैं। इनकी ओर से 26 अगस्त को काबुल में तुर्कमेनिस्तान दूतावास के बाहर एक IED डिवाइस को विस्फोट करने का प्रयास भी किया गया था, जिसे नाकाम कर दिया गया और इसमें 2 पाकिस्तानियों के पकड़े जाने की भी अपुष्ट रिपोर्ट है। ऐसा समझा जा रहा है कि 14 केरल वासियों में से एक ने अपने घर से संपर्क किया, जबकि शेष 13 अभी भी काबुल में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत यानी ISKP आतंकवादी समूह के साथ फरार हैं। 2014 में इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया और लेवंत के मोसुल पर कब्जा करने के पश्चात मल्लपुरम, कासरगोड और कन्नूर जिले के रहने वाले केरल वासी मध्य पूर्व में जिहादी समूह यानी इस्लामिक स्टेट में सम्मिलित होने के पश्चात भारत से चले गए थे। इसमें कुछ आतंकवादियों के परिवार ISKP के अंतर्गत बसने के लिए अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में आ गए हैं। भारत की चिंता ये है कि यदि वे किसी बड़े बम ब्लास्ट को षड्यंत्र के तहत रचते हैं तो इससे भारत की छवि धूमिल हो सकती है। इधर काबुल की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान की सहायता से हक्कानी नेटवर्क तालिबान पर पिछले कार्यकाल के तत्वों के साथ वैश्विक वैधता प्राप्त करने के उद्देश्य से 12 सदस्यीय परिषद बनाने का दबाव बना रहा है, मगर मुल्ला याकूब गुट अनिच्छुक है। अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तालिबान के साथ अपने संबंधों पर किसी भी निर्णय पर विचार करने से पूर्व 31 अगस्त को अमेरिका के काबुल से बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहा है। अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अब अफगानिस्तान का वास्तविक शासक तालिबान कहीं पाकिस्तान को अस्थिर न कर दे और उसके परमाणु हथियार हासिल न कर ले। उन्होंने कहा कि बाइडेन को अब कठिन सवालों के उत्तर देने होंगे। वो ये बताएं कि अफगानिस्तान में क्या हुआ और उनकी आगे की क्या योजना है। अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा के 68 सांसदों ने बुधवार को बाइडेन को पत्र लिखकर पूछा कि अगर अफगानिस्तानी सीमाओं पर तालिबान सेना बढ़ा देता है तो क्या क्षेत्रीय सहयोगियों की सेना को समर्थन देने के लिए वो तैयार रहेंगे। साथ ही ये भी पूछा गया कि तालिबान परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान को अस्थिर नहीं करने देने के लिए आपके पास क्या योजना है। क्या आपके पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना है कि तालिबान के शासन में अफगानिस्तान परमाणु संपन्न देश नहीं बनेगा। देश की राजधानी दिल्ली के 9वीं से 12वीं के छात्र 1 सितंबर से विद्यालय जा सकेंगे। कोरोना की संभली हुई स्थिति के पश्चात दिल्ली सरकार ने यह निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त 8 सितंबर से 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चे भी विद्यालय आ सकेंगे। यद्यपि विद्यालय आने हेतु माता पिता की अनुमति अनिवार्य होगी। अभी भी 10वीं एवं 12वीं के छात्र प्रैक्टिकल एवं अन्य कार्य करने हेतु विद्यालय आ रहे हैं। कक्षा में एक साथ 50% छात्र ही बैठ सकेंगे एवं लंच 15 मिनट के लिए खुले स्थान पर होगा। कोई भी बच्चा किसी का भी कोई सामान प्रयोग नहीं कर सकेगा। एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय में हाथ धोने हेतु सैनिटाइजर एवं अतिरिक्त वॉश बेसिन की व्यवस्था भी करनी होगी। किसी भी छात्र के लिए विद्यालय आना अनिवार्य नहीं होगा। तो दर्शकों, बस इतनी सी बात के आज के समाचारों में बस इतना ही। आशा है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि विद्युत आपूर्ति के कारण या नेटवर्क में बाधा के कारण हमारे बुलेटिन प्रसारित नहीं हो पाते हैं। इसके लिए हम आपसे हृदय से क्षमा चाहते हैं। आपने हमारे चैनल को बहुमूल्य समय दिया, इसको देखा और इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।